हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने ये सारी जैव विविधता के बारे में अच्छे से जाना था, वनस्पति के प्रकार के बारे में अच्छे से जाना था, विद बोर्ड पे और मैप पर दोनों पर दिखाया था। ठीक है, मैप पर भी आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कराई थी और बोर्ड पर भी कराई थी। ठीक है, अब इसका हम आगे का पार्ट देखेंगे। आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें वन्य जो प्राणी है उनका किस तरह से हमें संरक्षण करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे वन्य प्राणी से। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ शुरू करने से पहले कि अगर आपने अभी तक इसके शुरू वाले चैप्टर नहीं देखे हैं, 1 2 3 4 चैप्टर नहीं देखा है, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एमसीक्यू की भी प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है और मैंने थ्योरी वाली प्लेलिस्ट की भी लिंक डाल रखी है। आपको 9th क्लास का थ्योरी देखना है या एमसीक्यू देखना है, जो भी देखना है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है 6th 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की है, और ये सभी भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है और ये सभी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। जैसे आप चैनल ओपन करोगे, प्लेलिस्ट ओपन करोगे, तो आपको ये सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, और 10th क्लास के भी मैंने कुछ चैप्टर करा दिए हैं और बाकी के चैप्टर ये वाला चैप्टर खत्म करने के बाद और जनसंख्या के चैप्टर खत्म करने के बाद ये आपकी 9th क्लास की कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में दोबारा से हम 10th क्लास की जो 2 3 चैप्टर है उनको भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो विविधता है वो उसमें ही है, मतलब जंगलों की बहुत सारी वैरायटी है, इसमें ही हम धनी नहीं है, बल्कि हम प्राणियों के मामले में भी बहुत ज्यादा धनी है। ठीक है, और भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसमें इतनी सारी विभिन्नता है। ठीक है, भारत अकेला ऐसा देश है जिसमें सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, बारिश भी होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें भारत में होती हैं और देखने को मिलती है। तो भारत एक अकेला ऐसा देश है और जितनी भी प्रकार की भौगोलिक आकृतियां हैं इस दुनिया में वो सभी कहीं ना कहीं भारत में मिलती हैं। और बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो भारत में मिलती हैं। वही चीज यहाँ पर कही जा रही है कि यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां मिलती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,576 सॉरी 46 प्रजातियां हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप, सरीसृप यानी कि जो सांप की जाति वाले जो जीव होते हैं उनको बोलते हैं सरीसृप। ठीक है, तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। सरीसृप का मतलब आप समझ गए ना, विभिन्न प्रकार के जो सांप हैं या उस प्रजाति की कुछ मछलियां भी होती हैं सांप की प्रजाति की। तो उस तरह से जैसे बिल्ली की प्रजाति है, जैसे बिल्ली की जो प्रजाति है उसी तरह से जो चीता है वो कहीं ना कहीं उससे उसके गुण मिलती हैं। ठीक है, तो चीता को और बिल्ली को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, आगे इस चैप्टर में आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाया जाता है। देखो, अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखना कि जो स्तनधारी जानवर है हाथी, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। वो असम में पाया जाता है और कर्नाटक में और केरल में। ठीक है, के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? मेनली असम में ही पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, और कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण, कच्छ का रण कहाँ है? ये आपका गुजरात का हिस्सा है और ये गुजरात के आपके उत्तर पश्चिम वाला जो हिस्सा है वो है कच्छ के रण या कच्छ का रण। तथा थार मरुस्थल, थार मरुस्थल कहाँ है? जो आपका राजस्थान है उसके बिल्कुल पश्चिमी छोर पर। ठीक है, जो थार मरुस्थल है वो कहाँ से लगा हुआ है? वो हमारे पाकिस्तान से लगा हुआ है। मैकमास है जंगली गधे। इसको ध्यान रखना कि जंगली गधे का बहुत बार पूछा जाता है कि जंगली गधे कहाँ मिलते हैं, तो आप बताएंगे गुजरात में और थार मरुस्थल में मिलते हैं। ठीक है, तथा ऊंट रहते हैं। ऊंट का तो लगभग सबको ही पता है कि ऊंट कहाँ होते हैं, ऊंट हम आपके राजस्थान में होते हैं। और जंगली गधे के बारे में कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना। कच्छ के रण में जो जंगली गधे हैं वो पाए जाते हैं। भारतीय भैंस, नील गाय, चौथ सिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं बंदरों की।
नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू हुआ था। यानी कि ये क्या है, ये एक तरह का अधिनियम है जिसके अंतर्गत ये रखा गया है कि आप किसी भी प्रकार के वन्य जीव का शिकार नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं मार सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन फिर भी लोग चोरी छुपे मारते हैं। क्योंकि जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे तो अंग्रेज ने बहुत बड़ी मात्रा में जंगलों की संपदा को लूटने के लिए उन्होंने क्या किया कि बहुत बड़ी मात्रा में शेर, चीता, इन सबको मार दिया, जिसकी वजह से वो आज के टाइम में लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने जंगलों को साफ करने के लिए इन सारी जानवरों को मार दिया था। भारतीयों ने नहीं मारा है, पहले से पहले वो अंग्रेज ही मार के गए। ठीक है, और आज वो अपने आप को बोलते हैं कि पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण का संरक्षण करो, ये करो वो करो। पहले वो सारे काम कर चुके हैं, सब कुछ बिगाड़ के जा चुके हैं। एशिया के जितने भी देश हैं उनकी हालत आज जो खराब है वो कहीं ना कहीं यूरोप वालों की वजह से है। और आज यूरोप वाले अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं, आज यूरोप वाले पर्यावरण के सबसे बड़े हितैषी अपने आप को बता रहे हैं। पहले वो सारी चीजें बिगाड़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे भारत में बहुत ज्यादा वन संपदा थी पहले, अभी जो कम हो गई है, कुछ प्रजातियां जो लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं, वो भारतीयों की वजह से भी है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करके गए हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेज करके गए हैं अपने फायदे के लिए। नेक्स्ट है भारत, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कौन सा पौधा आपके किस रोग के लिए लाभदायक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे। भारत प्राचीन समय से अपने मसाले और जड़ी बूटियों के लिए विख्यात है। मसाले मेनली कहाँ पाए जाते हैं, आपको केरल में पाए जाते हैं। केरल को मसाले का कटोरा भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 जो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत, ठीक है, लाल सूची में किसको रखा जाता है, जो खतरे में है, जो पादप खतरे पे हैं, यानी कि जो पेड़ों की प्रजातियां नष्ट होने के कगार पर हैं, लुप्त होने के कगार पर हैं, उनके लिए। ठीक है, 352 पादपों की गणना की। देखो मैं इंग्लिश में बोलने की बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ, मुझे पता है कि आप अगर हिंदी मीडियम के भी हैं, आप सरकारी स्कूल के भी स्टूडेंट रहे हैं या अब हाल फिलहाल में हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश में ये जो संख्याएं वो बताई जा रही हैं, आजकल सब लोग इंग्लिश में ही पढ़ते हैं संख्याओं को, लेकिन मेरे से निकल नहीं पाता है क्योंकि मैंने हमेशा हिंदी में ही पढ़ाई की है, तो वही आदत पड़ी हुई है। ठीक है, तो 392 या 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादप को विनष्ट या होने का खतरा है। विनष्ट माने यानी कि वो लुप्त होने की कगार पर है। कितने, 59। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण पादप ये हैं जो नीचे दे रखे हैं। सतगंधा जो है यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के लिए। ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायु सारी और मूत्रवर्धक, यानी कि जो आपको यूरिन में इन्फेक्शन होता है उसके लिए फायदेमंद है। इसमें पाचक शक्ति के भी गुण पाए जाते हैं और इस बीज का प्रयोग डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है अर्जुन। अर्जुन ताजे, अर्जुन ये वृक्ष का नाम है। ठीक है, कभी आप कुछ और समझें इसको, तो अर्जुन नाम का जो वृक्ष है, ताजे पत्तों का निकला हुआ रस कान के दर्द के इलाज के लिए सहायक है और यह रक्तचाप को भी नियमित करता है। और ये जो अर्जुन का जो वृक्ष है, इसकी छाल को पानी में उबालकर अगर आप पीते हैं तो आपका जो बीपी है वो नॉर्मल रहता है, ना बहुत ज्यादा हाई होगा ना बहुत ज्यादा नॉर्मल होगा। मैंने इसको लॉकडाउन में कुछ दिन पिया था। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वाकई में ये थोड़ा कारगर है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी लें। मैं किसी डॉक्टर के संपर्क में थी, मतलब मैंने किसी डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ अर्जुन की छाल पी सकते हैं, इससे मेरा जो बीपी है वो नॉर्मल रहेगा। तो मैंने एक दो दिन इसको पी कर देखा था तो मुझे ठीक लगा था, नॉर्मल लगा था। ठीक है, और बाकी जो हमारे घर में पेशेंट हैं, मैं नहीं हूँ, जो पेशेंट है हमारे घर में जो बीपी के, वो लोग इस पत्तों को, इस पत्ते का पानी पीते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी जो छाल है वो बहुत ज्यादा लाभदायक है, इसकी छाल को वाकई में पिया जाता है। लेकिन आप कोई भी अगर किसी भी पौधे का यूज करें तो पहले आप डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है, बबूल का जो पौधा है ये आपने बहुत ज्यादा देखा होगा गांव देहात में अगर आप रहते हैं, ये सारे पौधे आपके आसपास मिलते हैं। ठीक है, ये सब मैंने देखे हुए हैं। मैं भी गांव से हूँ तो सारे पौधे मैंने कभी ना कभी देखे हैं। इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नीम, जैसे जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। देखो नीम अगर आप
जैसे अब जो गर्मियों वाला मौसम चल रहा है, पसीने वाला, उमस वाला जो मौसम चल रहा है, इसमें अगर आपको खुजली वगैरह कुछ भी हो जाती है, फंगस वगैरह हो जाती है, तो पहले हमारी मम्मियाँ क्या करती थी कि नीम के पत्तों को उबालकर उससे हमें नहलाती थी, तो उससे जो फंगस वगैरह है ना, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती थी। कई सारे रोगों में, जैसे माता वगैरह निकल आती है, तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं, उनमें ये नीम के पौधे घर में उनकी नीम के पत्तों की माला बनाकर रखी जाती है, बच्चों के सराहनीय भी रखी जाती है, ताकि जो नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो बीमारियों के कुछ जीवाणु कीटाणु फैले हुए हैं, वो जो है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं इस नीम के पत्तों से। ठीक है, तो ये बहुत लाभदायक है। और मधुमेह यानी कि डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो भी खाते हैं नीम के पत्ते। तुलसी पादप, इसके बारे में सभी जानते होंगे, और हमारे घर में इसकी चाय बनती है। ठीक है, हमारे यहाँ जो सुबह की जो चाय होती है उसमें तुलसी के 2-3 पत्ते डाल दिए जाते हैं, जो सर्दी और जुकाम की दवा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो तुलसी है वो बहुत अच्छी होती है, और ये आपके घरों में नॉर्मल तुलसी मिलती है। अगर मथुरा वृंदावन में देखेंगे तो एक वहां पर एक अलग प्रकार की तुलसी होती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद उसको कृष्णा तुलसी के नाम से जानते हैं। वो तुलसी इतनी ज्यादा चमत्कारी होती है। जब हम वहां पर गए थे, एक मंदिर था, तो वहां पर बहुत सारी लगी हुई थी गार्डन में, तो उन्होंने एक पौधा दिया था कि अगर इसका आप पानी पियेंगे या इसकी चाय बनाकर पियेंगे, तो आपको कितना भी पुराना जुकाम है, खांसी, सब ठीक हो जाएगा। और वाकई में बहुत चमत्कारी थी। सर्दियों में अगर आपको सर्दी लग जाए, 2 पत्ते खा लो, ठीक हो जाते हैं। ठीक है, मेरी अम्मा 100 वर्ष तक जीवित रही थी, और लगभग 10-12 साल उन्होंने उसके पत्ते खाती थी। वो जब भी उनको कुछ भी दिक्कत होती थी तो उसके 2 पत्ते खा लेती थी। तो ये जो पेड़ है ये बहुत चमत्कारी है, और इनका प्रयोग हम कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में करते हैं। और आयुर्वेद जो है वो बहुत चमत्कारी पौधे उसमें मिलते हैं। ये क्या है, ये आयुर्वेद के ही तो पौधे हैं ना। इन पौधों से जो इलाज होता है उसको ही हम आयुर्वेद कहते हैं। लेकिन आजकल हमने क्या किया है, वनों को उखाड़ फेंका है, और हम इन पेड़ों के महत्व को भूल चुके हैं। और हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हम मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं। हमें लगता है कि जो अंग्रेजी दवाई है वो हमें खानी चाहिए, उनसे हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। देखो, जिस जलवायु में आप रह रहे हो, ठीक है, उस जलवायु के पौधों से की बनी हुई औषधि ही आपको लेनी चाहिए। उससे आपको यह फायदा है कि जिस जलवायु में आप रह रहे हो उस पौधे को पता है कि कौन से रोग होंगे, तो उनके लिए वही औषधि आप यूज करेंगे तो आपको नुकसान कम होंगे। ठीक है, क्योंकि भगवान को भी पता है और प्रकृति को भी पता है। इसलिए हर मौसम में अलग अलग फ्रूट आते हैं। क्यों आते हैं, कि जिस मौसम में जिस चीज की कमी होती है उस मौसम में उसी तरह के फ्रूट आते हैं। तो ये सारा जो चक्र है जो प्रकृति ने बनाया है, ये बहुत सोच समझ के बनाया है। इसलिए कहते हैं कि हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बाघों को या शेर को क्यों हमें संरक्षण करना है, भाई ये तो जानवरों को खा जाते हैं या मनुष्य को खा जाते हैं, या कुछ पेड़ हैं उनका हमें क्यों संरक्षण करना है। तो मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि हमारी प्रकृति में भगवान ने जितनी भी सारी चीज बनाई है, या आप जो भी ईश्वर को मानते हैं, आप अपनी भाषा में समझ लीजिए कि आपका जो भी भगवान है, उसने जो भी चीजें बनाई हैं बहुत सोच समझ कर बनाई है, और एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं बनाई है। ठीक है, और एक भी चीज उन्होंने कम नहीं बनाई है, सारी चीज बिल्कुल लिमिटेड और एकदम परफेक्ट बनाई है। तो कुछ जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ को नाइट्रोजन की आवश्यकता है, कुछ नाइट्रोजन छोड़ रहे हैं, कुछ चीजों में से नाइट्रोजन निकल रही है। और हमारा जो वायुमंडल बना है ये बहुत सारी गैसों से बना है, अनेक गैसों से बना है, और हर गैस की इसमें कहीं ना कहीं जरूरत है। ऐसे नहीं है कि वायुमंडल में केवल ऑक्सीजन ही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, बहुत सारी गैसें होती हैं। और ये जो संतुलन है, जो आजकल संतुलन बिगड़ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, नाइट्रोजन की मात्रा भी डिसबैलेंस हो रही है, ऑक्सीजन की डिसबैलेंस हो रही है, उसका मेन कारण ये है कि हम अपनी मर्जी से वनों को काट रहे हैं। ठीक है, वनों को काटेंगे तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमको, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। और हम जानवरों को खत्म करेंगे तो वो भी, उनकी जो श्वसन क्रिया होती है उससे भी बैलेंस बना रहता है। ठीक है, और ये जो बाघ वगैरह है, ये हर एक प्रजाति जो भगवान ने बनाई है वो एटमोस्फियर के लिए जरूरी है। अगर हम इनको खत्म कर देंगे तो एट लास्ट हम ही खत्म हो जाएंगे। जो आजकल हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम मतलब पूरी दुनिया में जितने लोग हैं वो सब। ठीक है, क्योंकि हम अपनी अपनी चला रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है हम हमें पैसे चाहिए तो हमने लकड़ी काट ली, हमें पैसे चाहिए तो हमने कुछ जानवरों का शिकार कर लिया, उनको मार के खा लिया। तो ये जो चीजें हम कर रहे हैं आगे हमें ही भुगतनी पड़ेगी, और भुगतनी नहीं पड़ेगी, आज हम भुगत रहे हैं। ठीक है, ये जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, अनलिमिटेड बाढ़ आ रही है, ये सारी जो चक्र गड़बड़ हो रहा है ये सब हमारी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत विश्व का एक अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों की जातियां पाई जाती हैं। भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात के गिर में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना अगर आप कहीं कर रहे हो तो। वैसे मैं आपको मना करती हूँ कि आप कोई भी किसी भी तरह का नोट्स मत बनाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैंने एनसीईआरटी को 3-4 बार पढ़ लिया है
और मैंने एक भी बार नोट्स नहीं बनाए। आउटलाइन कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो उसको साइड में लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आप में, नेक्स्ट इसमें दे रखा है, बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ, देखो तेंदुआ किस जाति का सदस्य है, वो बिल्ली की जाति का सदस्य है। अगर आप देखें तो बिल्ली का बच्चा और तेंदुआ का बच्चा लगभग लगभग समान जैसा समान दिखता है। ठीक है, जो बिल्ली का सबसे छोटा बच्चा होगा, मतलब सबसे कम उम्र का होगा, 1-2 दिन का होगा, और तेंदुआ का बच्चा देखेंगे तो लगभग लगभग एक जैसा होता है। ठीक है, यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। नेक्स्ट है, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। कठोर यानी कि बहुत ज्यादा ठंड को वो बर्दाश्त कर लेते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि याक जो जानवर है वो हमारे भारत में कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये अलग सा है ना याक। जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है। ठीक है, याक कैसा है, जो गुच्छेदार सींगों वाला एक बैल जैसा एक जीव है, जिसका भार 1 टन होता है। ठीक है, तिब्बतीय बारहसिंघा, भराल नीली भेड़, ठीक है, जंगली भेड़ और कयांग तिब्बती जंगली गधे यहाँ पर पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप देखना, जो लाल पांडा है वो लुप्त होने की कगार पर है या लुप्त हो चुका है, इस तरह की खबरें मैंने देखी हैं कई जगह। तो जो लाल पांडा है वो कैसा है, संकटग्रस्त है। ठीक है, नेक्स्ट है, नदियां, झीलें तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुआ, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक प्रतिनिधि है, जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल केवल विश्व में, पूरे विश्व में केवल कहाँ पाया जाता है, भारत में। ठीक है, और ये किस प्रजाति का है, ये मगरमच्छ प्रजाति का है। ठीक है, आप लोग, कई लोग तो ये समझते होंगे कि घड़ियाल या मगरमच्छ एक ही बात होती है, तो अलग अलग होती है। ठीक है, आप उसको एक मत समझना। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस। और ये जो कुछ पक्षियों के मैं नाम ले रही हूँ कि कुछ लोगों ने ये नहीं देखे होंगे, और मैंने ये सारे पक्षी देखे हैं। ठीक है, हमारे गाँव में, और जब हम शहर में भी आ गए थे उसके बाद भी, शाम के टाइम जो अब बारिश वाला मौसम हो रहा है ना, जुलाई वाला, तो उस मौसम में जो जानवर है हमारे, सॉरी, जो पक्षी हैं वो हमारे छत से होकर जाते थे रात, शाम के समय 6-7 बजे के लगभग, और बहुत अलग अलग डिफरेंट के होते थे। और इन सबको अगर आप मेरे को चित्र दिखाएं तो मैं पहचान जाऊंगी, ये मैना है, ये सारस है। ठीक है, ये सारी चीजें क्योंकि मैंने देखी है ना। कोयल को भी बहुत नजदीक से देखा है, बाज को, चील को, गिद्ध को, सब सारी चीजें मैंने देखी है। ठीक है, खुद। और आजकल आप लोगों को देखने को मिलती भी नहीं है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका शिकार हुआ है, कहीं ना कहीं इनको मारा गया है, या इनके लिए जो परिस्थितियां पहले उपलब्ध कराई जाती थी वो अब नहीं कराई जाती हैं। कोई दाना पानी अपनी छत पर नहीं रखता है। हमें अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है। हमने कहाँ से चुनी है अपनी फसलें, जो हम खाना खाते हैं, जो पौधे, जिन पौधों का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमने पर्यावरण से चुनी है। यानी खाने योग्य पौधों के निश्चय से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर अपना चुनाव किया है। दूध देने वाले जानवर या सॉरी पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। ठीक है, स्तनधारी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने कुछ जानवरों को चुना है जिसका हम दूध पीते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है। कुछ को चुना गया है, सबको नहीं। ठीक है, नील गाय का दूध कोई नहीं पीता है ना। तो जिन जानवरों का दूध पीते हैं वो जानवर भी हमने चुने हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पोषक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फूलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं। वो क्या करते हैं, जो कीट होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या करेंगे कि एक पौधे पर बैठेंगे। ठीक है, फिर उसका परागण लेंगे, मतलब उनके पैरों में परागण चिपक जाएगा, और फिर वो दूसरे पौधे पर बैठेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, परागण की क्रिया होती है, और उसी से ही फल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कर रहे हैं। और जो पक्षी होते हैं, खासकर जो चिड़ियाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, जो खेत में बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो फसल को नष्ट कर देते हैं। तो जो चिड़िया होती हैं वो क्या करती हैं, वो ऊपर से देखती रहती हैं, उनकी जो नजरें होती हैं वो बहुत तेज होती हैं। ठीक है, सामान्य मनुष्य जिससे ज्यादा तेज होती हैं। तो जो छोटी छोटी कीड़े होते हैं ना, वो ऊपर से उनको देख लेती हैं और फसल में से चुन के उनको खा लेती हैं। तो उससे हमारी जो फसल है वो बची रहती है। और कीड़ा, अगर कीड़ों को हम कीटनाशकों से मार देंगे तो जो जमीन उपजाऊ बना रहे हैं वो नहीं बनाएंगे।
ठीक है, तो पहले हमने उनसे जमीन उपजाऊ बनवा ली, बाद में पक्षी उन्हें खा लेंगे। तो सारा ये जो क्या है, ये चक्र है। अगर हमने पहले ही कीटनाशक छिड़क दिए कि भाई ये जो कीड़े हैं ये नहीं होने चाहिए, तो फिर हमारी जो मिट्टी की उर्वरकता है वो खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हर चीज एक दूसरे से रिलेट कर रही है, कोई भी चीज भगवान ने एक्स्ट्रा नहीं बनाई है। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, वही चीज मैं अभी आपसे बोल रही थी। अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसे पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक प्रयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। वही मैं बोल रही हूँ कि जो वायुमंडल का जो असंतुलन हो रहा है, उसकी वजह क्या है कि हमने अपने फायदे के लिए कुछ पादपों को मार दिया है, काट दिया है, और कुछ जानवरों को हमने मार दिया है। ठीक है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम खुद ही जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है, लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में है, यानी कि वो लुप्त होने की कगार पर है, तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं, यानी कि वो पूरी तरह से लुप्त हो चुकी हैं। काफी वन्य जीव प्रजातियों भी संकट में है और कुछ विनष्ट भी हो चुकी है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। लालची व्यापारी यानी कि कुछ लोग लालच में कि भाई हमें पैसे मिल जाएंगे अगर हम जानवरों को मारेंगे और उनकी हड्डियों को बेचेंगे, उनकी खाल को बेचेंगे, ठीक है, पेड़ों को बेच देंगे। पेड़ों को बेचने से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग फर्नीचर बना पाएंगे उससे, तो ठीक है, फर्नीचर के रूप में तो वो बहुत महंगा बिकेगी ना लकड़ी, तो इसलिए। और कुछ लोग इतने लालची होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि रोड के किनारे जो गवर्नमेंट अपने खर्चे में वो लगाती है ना, पेड़ लगाती है, लोग उसको भी काट देते हैं। ठीक है, कुछ लोग इतने ज्यादा लालची होते हैं। नेक्स्ट है, रसायन और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाब जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, मतलब किस किस वजह से ये जो संतुलन है ये बिगड़ रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, किस वजह से बढ़ रहा है? व्यापारियों की वजह से बढ़ रहा है, व्यापारियों की लालच की वजह से बढ़ रहा है। और जो औद्योगिक अवशिष्ट जो निकलता है, ठीक है, उद्योगों से जो अवशिष्ट निकलता है, यानी कि कूड़ा या कचरा है, या फिर रसायन निकल रहे हैं, यानी कि उनका जो पानी होता है उसमें बहुत सारी रसायन मिले हुए होते हैं, तेजाब जमाव के कारण प्रदूषण हो रहा है। या फिर क्या हुआ है? विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। अब देखो, पहले जो मक्का जो होती है, जो कुकड़ी होती है, हमारे यहाँ तो कुकड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, भुट्टा भी बोलते हैं कई लोग, भुट्टा खाते हैं ना भून के, वो वाला। तो जो मक्का के जो भुट्टा होते हैं, कुकड़ी होती है, वो पहले बहुत छोटी होती थी, ठीक है, लगभग लगभग मेरे हाथ के बराबर होती थी, है ना। लेकिन अभी क्या है, वो कम से कम 2 लाख से भी बड़ी होती है। वो किस लिए? ये इतनी बड़ी कुकड़ी कैसे हो गई कुछ दिन में? कि जो विदेशी बीज है हम उनको अपना रहे हैं, और हमारी जो देसी बीज है वो कहीं ना कहीं पीछे खत्म होते जा रहे हैं। इसी को लेकर हरियाणा हिमाचल में एक वो भी चलाया गया था, हिमालय के कुछ क्षेत्रों में चलाया गया था अभियान कि स्वदेश को अपनाओ, स्वदेशी बीजों को अपनाओ, कि अगर हम विदेशी बीजों का प्रयोग करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति में जो पुरानी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान है, हमारी जैव विविधता को नुकसान है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का कारण है। ठीक है, ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो असंतुलित हो रहा है। ठीक है, डिसबैलेंस किसकी वजह से हो रहा है? उद्योगों की वजह से, व्यापारियों की लालच की वजह से। ठीक है, और किस वजह से? जो विदेशी प्रजातियां हमारे देश में प्रवेश कर रही है। ठीक है, अलग अलग फसलें जो है, हम क्या सोचते हैं कि थोड़ी सी जमीन पे ही बहुत सारा अनाज उग जाए, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं होती, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बीज खाद ये सब डाल डोल के और थोड़ी सी भूमि पर बहुत ज्यादा चीजों को उगा लेते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, परिस्थिति जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है। आपने देश की पादप और जीव संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। आप देखो, बहुत सारे कदम उठाए, जिनमें से ये कुछ दे रखे हैं। पहला कदम है, देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, यानी कि कुछ क्षेत्र जिनमें जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब है कि वहां पर लोगों का बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं है। ठीक है, मेनली जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में जो मनुष्य होते हैं उनका इंटरफेयर थोड़ा कम होता है ना। तो जो कुछ पहाड़ी इलाके हैं जिनमें मनुष्य का इंटरफेयर नहीं है, तो उनको क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया है कि अब वहां से ना तो कोई लकड़ी लेके आ सकता है, ना वहां कोई शिकार करने जा सकता है, ना वहां की जो संपदा है उसको हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जिनको सुरक्षित कर दिया गया है, और उन क्षेत्रों में है, ये 12 इसमें दे रखे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये 18 है। ठीक है, तो क्योंकि ये सरकार ढूंढती है उन क्षेत्रों को, और जिन क्षेत्रों में उनको लगता है कि हाँ ये जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, इसमें जानवर पाए जा रहे हैं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, तो
वहाँ की जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार इस चीज को देखती है, मतलब ये राज्य सरकार के अंडर में आती हैं चीजें, और राज्य सरकार अपने हिसाब से किसी भी क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है ताकि जैव विविधता हमारे देश में बनी रहे। तो इसमें एनसीईआरटी में 12 दे रखे हैं, लेकिन मैंने 18 पढ़े हैं। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो मैं आपको 12 ही बताऊंगी। अब देखो सुंदरवन कहाँ है, सुंदरवन है आपका पश्चिम बंगाल में, यानी कि ये जो आपको जैव मंडल निश्चय मिलेगा, ठीक है, वो कहाँ मिलेगा, सुंदरवन में मिलेगा। नंदा देवी कहाँ है, ये आपका उत्तराखंड में है। नंदा देवी जो है, ये नंदा देवी की पहाड़ियां भी है ना। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, ये आपके तमिलनाडु के बिल्कुल जस्ट नीचे है। नीलगिरी की पहाड़ियां भी वही है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमाएं जहां पर मिल रही है वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नाकरेक जो है वहां पर भी इन्होंने आरक्षित कर दिया है कुछ स्थान को। ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, ये जो सिमलीपाल है ये आपका उड़ीसा में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। कंचन कमर, अमरकंटक, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अमरकंटक से तो आप समझ रहे होंगे कौन सी नदी निकली है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अभी हमने नदियों वाला भी चैप्टर करा था ना पीछे, तो आप बताएंगे। अगस्तिया मलाई, नेक्स्ट है कंचनजुंगा, ये आपके सिक्किम में है। और पन्ना की गणना विश्व के जैव मंडल निश्चय में की गई है, यानी कि कुछ स्थान जो है वो जैव विविधता के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। ये मैप में यही सारी चीजें दिखाई गई हैं, ये आप देख लीजिए। और ये मैप देखने के लिए नहीं है, ये मैप पूरा अच्छे से आपको याद होना चाहिए, एक एक चीज पूछी जाती है। ठीक है, दाचीगम कहाँ है, ये आपका लद्दाख में है। ठीक है, राजाजी कहाँ है, देखो ये आपका उत्तराखंड में है। कॉर्बेट कहाँ है, ये भी आपका उत्तराखंड में है। सरिस्का कहाँ है, ये आपका राजस्थान में है, और ये पक्षियों के लिए है। ठीक है, और राजस्थान में और पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। केला देवी और घना जो है ये भी राजस्थान में है। रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, दुगदुवा कहाँ है, ये आपका यूपी में है। चंद्रप्रभा कहाँ है, ये आपका शायद यूपी या एमपी में है। ठीक है, शिवपुरी कहाँ है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। गिर कहाँ है, ये देखो गिर और गुजरात एक जैसा सही लग रहा है ना, तो ये कहाँ है, आपका गुजरात में है। सिमलीपाल मैंने आपको बताया था उड़ीसा में है। चंद्रका आपका उड़ीसा में है। तो ये सारे जितने भी नाम है ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन सभी को आपको याद करना है। ठीक है, कोई एक भी आपको नहीं छोड़ना है, भगवान भरोसे मत छोड़ना कुछ भी, एक एक शब्द। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सबको कर लेना। देखो एक सिंग वाला गैंडा जो मैंने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में बताना। तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि ये कहाँ मिलता है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। और वो कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपके असम में है। ठीक है, मानस कहाँ है, ये भी आपके असम में ही है। ठीक है, तो बहुत सारे, अब देखिए इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वन्य प्राणी अभय वन क्या चीज होती है, पक्षी अभय वन क्या होती है, और नेशनल पार्क क्या होते हैं। नेशनल पार्क होता है कुछ ऐसा स्थान जहां पर जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि जहां पर घने वन पाए जाते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा वो पाई जाती है, घने वन है, और टेम्परेचर नॉर्मल है। ठीक है, बहुत सारे वन्य जीव पाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं प्रकृति द्वारा। तो उन क्षेत्रों को गवर्नमेंट क्या करती है, उनको नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर देती है। ठीक है, नेशनल पार्क घोषित कर देती है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान भी हम उनको बोलते हैं। नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान एक ही बात होती है, उनको आरक्षित कर देती है। अब उस क्षेत्र में, ठीक है, उस क्षेत्र की सीमा निर्धारित होती है। अब उस क्षेत्र में कोई भी मनुष्य अपने लाभ के लिए कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, और किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता मनुष्य का उसमें, ना वहां उनको डिस्टर्ब करने जाएंगे किसी भी प्रजाति को, किसी भी जानवरों को। ठीक है, कोई मनुष्य वहां पर घूमने नहीं जा सकता है। ठीक है, मना होती है पूरी सख्ती से। अब देखिए वन्य अभ्यारण्य क्या होता है, वन्य अभ्यारण्य होता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्थान आरक्षित कर दिया जाता है, और ये राज्य सरकार आरक्षित करती है, उस क्षेत्र को आरक्षित कर दिया जाता है। लेकिन नेशनल पार्क में और अभयारण्य में क्या अंतर होता है, देखो नेशनल पार्क में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है किसी का भी। ठीक है, प्रकृति को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, वो अपने हिसाब से जी लेंगे। लेकिन अभय वन में क्या करते हैं, अभय वन में करते हैं कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, उनको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे पानी की सुविधा दी जाती है कि भाई पक्षियों को या जानवरों को पानी नहीं मिला तो उनको पानी दे दे। ठीक है, कुछ पेड़ जो संकटग्रस्त हैं उनको और ज्यादा लगा दें, उनको पोषण दें, और जानकारी हासिल की जाती है कि इन पेड़ों को क्या चीज चाहिए जिसकी वजह से ये नष्ट हो रहे हैं, उन चीजों को कम करें, और जिससे इनका ग्रोथ हो तो उन चीजों को बढ़ाएं। तो अभय वन में एक तरह से संरक्षण किया जाता है। ठीक है, और जो पर्यावरणविद होते हैं उनकी देखरेख में ये इनका विकास किया जाता है। ठीक है, कुछ प्रजातियों को लुप्त होने से बचाया जाता है। ठीक है, अभय वन में।
लेकिन नेशनल पार्क में फुल्ली ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता, ऐसे ही उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई मनुष्य यहाँ पर नहीं जा सकता है। अब ये जो आप लोग घूमने घामने जाते हैं, ठीक है, जो घूमने के लिए जाते हैं वो किस में जाते हैं, वो अभ्यवन में जाते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क में जाने की अनुमति नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है। देखिए, जो मैं ऊपर आपको मैप में दिखा रही थी, 18 जीव मंडल निश्चय यानी कि आरक्षित क्षेत्र जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाई, वो सारी इनकी सारी नीचे दे रखे हैं। और एक एक करके मैं आपको इनके स्टेट भी बताऊंगी कि ये कहाँ कहाँ है। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा जो जीव जैव मंडल है निश्चय, वो कहाँ है। ठीक है, अब देखिए सुंदरवन, सुंदरवन कहाँ है आपका, सुंदरवन है आपका तमिलनाडु, सॉरी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये तो आप सबको ही पता है कि ये कहाँ होता है, ये आपका सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे नीचे की तरफ। नीलगिरी कहाँ है, नीलगिरी आपका, नीलगिरी आपका मिलेगा नीचे की तरफ, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर। ठीक है, एक बारी मैं आपको मैप में भी बता देती हूँ। देखो यहाँ यहाँ है, ठीक है, इधर की तरफ है, जहाँ पर ये तीनों मिल रहे हैं, कर्नाटक मिल रहा है, केरल मिल रहा है और तमिलनाडु मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, पहाड़ियां हैं नीलगिरी की, तो उन पहाड़ियों में है यही जो ये आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंदा देवी, मैंने आपको बताया था ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका नकरेक, नकरेक कहाँ है आपका, ये है मेघालय में, है ना। नेक्स्ट है आपका ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार निकोबार में ही है। नेक्स्ट है आपका मानस, मानस कहाँ है आपका, हिमा सॉरी असम में है। नेक्स्ट है आपका सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ है आपका, उड़ीसा में है। दिहांग और दिवांग नाम की दो नदियां हैं। ठीक है, किसकी हैं ये दोनों नदियां, इस नाम से दो नदियां हैं, और ये दोनों नदियां किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, यानी कि उस स्थान का नाम ही ये है, दिहांग और दिवांग। तो इस निश्चय ये जो जैव मंडल, ये जो जैव मंडल नीचे है जो है, इसको क्या दिहांग और दिवांग बोला गया, और ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। डिब्बू साइक बोबा, ये कहाँ है, ये आपका जो डिब्रूगढ़ है, आपको पता ही है ये कहाँ है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त मलाई, अगस्त मलाई कहाँ है, ये शायद पूर्वोत्तर भारत नहीं, अगस्त मलाई आपका केरल और तमिल में है। ठीक है, केरल और तमिल की सीमा पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंचनजंगा, ये सिक्किम में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, और ये अमरकंटक वाला भी मध्य प्रदेश में है। कच्छ आपको पता ही है, कच्छ कहाँ है, कच्छ आपका गुजरात में है। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, इसको हम कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। देखो हिमाचल में नहीं होगा ये, वहां होगा आपका लद्दाख में। ठीक है, कहाँ होगा, लद्दाख में। शेष अचलम, ठीक है, शेष अचलम की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ मिलती हैं, वो आपके मेघालय में मिलती हैं। तो ये जो मिलेगा आपको, ये मेघालय में मिलेगा, और पन्ना आपका मध्य प्रदेश में, ये आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सरकार और कौन कौन से काम कर रही है इन सबके अलावा, तो सरकार ने क्या क्या किया है ताकि हमारी देश की जो जैव विविधता है उसको बचाया जा सके। पॉइंट नंबर 2 है, सन 1992 में यानी कि 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। यानी कि सरकार क्या कर रही है, पादप को यानी कि पेड़ों की प्रजातियों को बचाने के लिए सहायता दे रही है, और कुछ पैसों के रूप में दिया जा रहा है, और कुछ तकनीकी चीजें दी जा रही है ताकि पादपों की रक्षा की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। ठीक है, मतलब अनेक अनेक जगह क्या है, संरक्षण कर दिए गए इन क्षेत्रों को, और इनके अच्छी तरह से इनकी सुरक्षा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, 106 नेशनल पार्क, 573 वन्य प्राणी अभ्यवन और कई चिड़ियाघर राष्ट्रीय की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, यानी कि ये काम सरकार कर रही है, और इनके ये जो आंकड़े हैं ये बड़े हुए भी हो सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हर साल अपडेट नहीं होती है, लेकिन ये जो आरक्षित क्षेत्र है ये कई बार बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी हर साल अपडेट नहीं होती है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं और कहीं आपसे ये पूछा जाए कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो जो करेक्ट आंसर माना जाता है वो एनसीईआरटी का माना जाता है। इसलिए एनसीईआरटी को आप सबूत के तौर पर उस एग्जाम में रख सकते हो कि भाई आपने एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है इसलिए हमने ऐसे आंसर किया है, तो एनसीईआरटी को वो गलत नहीं मानेंगे। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है आप उसको पढ़ लीजिए।
करेक्ट वाला भी पढ़ लेना और ये वाला भी पढ़ लेना। ठीक है, अगर मान लो ये वाला आया ही नहीं ऑप्शन में, करेक्ट वाला ही आया कि जो वर्तमान में संख्या है वो ही आई, तो कम से कम आप उसको, आपको ध्यान होगा तो आप लगा देंगे। ठीक है, निशान उस पर ठीक से लगा देंगे। तो इसलिए ये भी आप ध्यान रखना कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, और ये भी ध्यान रखना कि एक्चुअल में ये कितने हैं, क्योंकि घटते बढ़ते रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसका दे रखा है प्रवासी पक्षी। देखो प्रवासी पक्षी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें दे रखा है कि कुछ पक्षी हैं जो साइबेरिया से आते हैं, यानी कि रूस से आते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ आते हैं, वो कच्छ के रण में आते हैं, यानी कहाँ, गुजरात में आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में दे रखा है। और जो हमारे यहाँ कछुआ भी आता है, जो उड़ीसा के तट पर आता है, लेकिन हाल फिलहाल में वो, उनकी जो संख्या है, जो पहले जितनी संख्या में आते थे वो उस तट पर, अब उनकी संख्या जो है कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, क्योंकि जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारा जो समुद्र है वो बहुत ज्यादा दूषित हो गया है, उसकी वजह से कुछ जीव जो है वो ऑटोमेटिक कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको बचाने के लिए हमें टाइम टाइम पर जो भी हमसे बन पड़े वो सब हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि देखो आपके घर में जो पॉलिथीन आती है, हर कोई भी आप सामान लाते हो तो पॉलिथीन में लेके आते हो। ठीक है, वो लाना गलत नहीं है, लेकिन उन सारी पॉलिथीनों को आप डस्टबिन में मत फेंका करो। उन सारी पॉलिथीनों को एक जगह पर इकट्ठा कर लो, एक पॉलिथीन में एक पॉलिथीन घुसाते रहो। ठीक है, और बाद में आप उनको प्लास्टिक वालों को बेच सकते हैं, या कुछ पैसे दें तो पैसों में बेच दो उनको। अगर पैसे नहीं देते हैं तो आप उनको चाहे फ्री में भी दे दो, कोई बात नहीं है, लेकिन इससे जो पर्यावरण है ना उसकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो डस्टबिन में कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि अपने डस्टबिन में पिन्नियों को मत फेंको। ठीक है, जितनी भी पॉलिथीन है उनको मत फेंका करो, सब्जी की है, दूध की है, हर चीज की मत फेंका करो। उसको आप एक जगह इकट्ठा करके रख लें। और कबाड़ा कभी ना कभी तो आप बेचते ही हो ना, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज का कबाड़ा आप बेचते हो, लोहा है, प्लास्टिक है, जब भी आप बेचते हो, या आप अपनी किताबों की रद्दी है उसको बेचते हो, तब उस पॉलिथीन, उन सारी पॉलिथीन को उस कबाड़ी वाले को आप बेच सकते हैं। ठीक है, किलो में, कई लोग किलो में के हिसाब से या ग्राम के हिसाब से भी खरीदते हैं, और कई लोग नहीं खरीदते हैं, तो आप उनको ऐसे दे दीजिए, कोई बात नहीं है। कम से कम पर्यावरण में आपकी कुछ भागीदारी होगी पर्यावरण संरक्षण में, और भगवान भी देख रहा है आपको। तो मैं खुद भी ऐसा करती हूँ कि डस्टबिन में बहुत ज्यादा पॉलिथीन नहीं डालती हूँ। बस जिस पॉलिथीन में कूड़ा भरा जाता है, केवल एक ही पॉलिथीन का मैं यूज करती हूँ। ठीक है, बाकी जितनी भी पॉलिथीन होती है सबको कलेक्ट करके एक स्थान पर रख लेती हूँ। बाद में जब भी हम साल में एक बार, या जब भी हम कूड़ा मतलब जो कचरा है, या मतलब जो कबाड़ है हमारे घर का, और जब मैं उसको बेचती हूँ तो उन पिन्नियों को ऐसे ही उसको दे देती हूँ। तो आप लोग भी ये छोटा सा योगदान पर्यावरण के लिए कर सकते हैं, और इससे पर्यावरण की बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज आप इसको ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो उसके लिए आपको थैंक यू। ठीक है, एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, बार बार मत दबाया करो आप। ठीक है, बार बार दबा देते हो तो आपका अनसब्सक्राइब हो जाता है, तो एक ही बार दबाना है। अगर आपने पहले से कर रखा है तो अब नहीं करना है। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना प्लीज, और लाइक करना नहीं भूलना है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक करके जाना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।